अच्छा, एक कामयाब क्लासरूम बनाने का राज आखिर है क्या? क्या वो कोई महंगी टेक्नोलॉजी है या फिर ढेर सारी किताबें? शायद नहीं। मुझे लगता है असली जादू तो बच्चों को ठीक से समझने में छिपा है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और इसी समझ की परतें खोलने के लिए आज हम आर गुप्ता की किताब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ खास बातें, मतलब उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये किताब तो जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी मानी हुई है। जी हाँ, सीटीईटी, बीएड, हम्म। इन सब परीक्षाओं के लिए एक जरूरी रिसोर्स है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस किताब से बच्चों के विकास, उनके सीखने के तरीके और हाँ, वो जो समावेशी शिक्षा की बात है, उससे जुड़े कुछ अहम आइडियाज को समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बड़े कैसे होते हैं? मतलब उनके विकास के जो अलग-अलग पड़ाव हैं, वो क्या है? किताब क्या कहती है? देखिए, किताब बताती है कि जन्म से लेकर करीब 6 साल तक, जिसे शैशवावस्था कहते हैं, बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं। हम्म। उनकी दुनिया में जिज्ञासा होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है। हम्म। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ लंबाई बढ़ना नहीं है। हम्म। किताब वृद्धि और विकास में फर्क बताती है। हम्म। विकास वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सोच, समझ, व्यवहार, मतलब गुणात्मक बदलाव आते हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ शरीर नहीं, हम्म। बल्कि सोच और समझ भी तेजी से बदल रही होती है उस वक्त। बिल्कुल। फिर आती है बाल्यावस्था, लगभग 6 से 12 साल। हाँ, इसमें क्या खास होता है? इस उम्र में थोड़ी, कह सकते हैं, स्थिरता आती है। हम्म। बच्चे अब दुनिया को थोड़ा लॉजिकली, मतलब तार्किक ढंग से देखना शुरू करते हैं। हम्म। दोस्त बनाना, ग्रुप्स में रहना, ये सब अहम हो जाता है। हम्म। चीजें इकट्ठी करना, समझना, उन्हें व्यवस्थित करना, ये सब दिखता है। और फिर आता है वो तूफानी दौर, किशोरावस्था, लगभग 12 से 18 साल वाला। यहाँ तो लगता है सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है ना? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, साथ में मानसिक उथल-पुथल भी बहुत होती है। अपनी पहचान क्या है, यह समझने की कोशिश, सही गलत पर गहराई से सोचना, अमूर्त विचार, मतलब जो चीजें सामने नहीं दिख रही उनके बारे में सोचना, ये सब इसी दौर में तेज होता है। और दोस्तों का असर भी शायद बहुत बढ़ जाता है। हाँ, पीयर ग्रुप, यानी दोस्तों की राय बहुत ज्यादा मायने रखने लगती है। तो इन अलग-अलग पड़ावों की समझ होना एक अच्छे टीचर के लिए तो समझिए बुनियाद है। यहीं पर शायद वो बड़े नाम जैसे पियाजे और वाइगॉत्स्की, उनकी बातें काम आती होंगी। किताब में जिक्र है इनका। बिल्कुल, बिल्कुल। पियाजे ने समझाया कि कैसे बच्चों की सोच, उनका संज्ञान, वो स्टेज बाय स्टेज विकसित होता है। जैसे छोटे बच्चे शायद वही समझें जो वो देख छू सकते हैं, है ना? पर किशोर वो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? मतलब हाइपोथेटिकल सवालों पर अमूर्त स्तर पर सोचने लगते हैं। अच्छा, और वाइगॉत्स्की, हम्म। उनकी सोच इससे कैसे अलग थी या इसे पूरा करती थी? वाइगॉत्स्की ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि बच्चे अकेले नहीं सीखते। उनका समाज, उनकी भाषा, उनका कल्चर, ये सब सीखने की प्रक्रिया का, आपका ये अटूट हिस्सा है। हम्म। तो ये दोनों ही नजरिए एक तरह से इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है, हमें उनके सीखने के माहौल को बेहतर बनाना है। टीचर का रोल बदल जाता है, वो सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं रहता, बल्कि एक मददगार, एक सूत्रधार, मतलब फैसिलिटेटर बन जाता है। ये बात तो सीधे हमें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के आइडिया तक ले आती है। किताब में इसका भी जिक्र है। इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? सीधा सा मतलब है, हर बच्चा, चाहे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब वंचित वर्ग से हो, एससी एसटी हो, या उसे सीखने में कोई खास जरूरत हो, जैसे कोई दिव्यांग हो या बहुत प्रतिभाशाली हो, सबको एक ही छत के नीचे एक साथ सीखने का बराबर मौका मिले। ये सिर्फ दया की बात नहीं है मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बराबरी की बात है, हर बच्चे की क्षमता का सम्मान करने की बात है, विविधता को सेलिब्रेट करने की बात है एक तरह से। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल भी तो होगा। अलग-अलग जरूरतों वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना। हाँ, मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए स्कूलों को, टीचर्स को, सबको लचीला बनना पड़ता है। जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के तरीके बदलने पड़ते हैं। कभी खास सहायक सामग्री इस्तेमाल करनी होती है, जैसे किसी बच्चे के लिए ब्रेल या किसी के लिए सांकेतिक भाषा। अच्छा। इसे ही समायोजन कहते हैं, जहां स्कूल और बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। और ये सब ठीक से हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए फिर मूल्यांकन यानी असेसमेंट की भूमिका आती होगी। किताब में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई की बात है। ये जो पारंपरिक परीक्षा होती थी, उससे कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पारंपरिक परीक्षा तो अक्सर साल के आखिर में होती थी और सिर्फ ये बताती थी कि बच्चा पास हुआ या फेल।
ज्यादातर किताबी ज्ञान पर फोकस रहता था। हम्म। पर सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहता है कि मूल्यांकन पहली बात तो लगातार चलना चाहिए पूरे साल, और दूसरी बात ये सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि बच्चे के हर पहलू का होना चाहिए। उसकी कला में रुचि, खेलकूद, उसका व्यवहार, सब कुछ। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये सिर्फ नतीजा बताने के लिए नहीं है, इसका मकसद कुछ और है। बिल्कुल। इसका असली मकसद सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ये देखना कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, उसे कैसे मदद की जा सकती है। इसे कहते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ना कि सिर्फ सीखने का मूल्यांकन। अच्छा, मतलब ग्रेड देने से ज्यादा बच्चे की ग्रोथ पर फोकस है। एग्जैक्टली। बच्चे की प्रगति देखना, उसे फीडबैक देना ताकि वो और बेहतर कर सके। तो कुल मिलाकर आज हमने बच्चों के विकास के अलग-अलग पड़ावों को समझा, पियाजे और वाइगॉत्स्की जैसे विचारकों के जरिए उनके सीखने के अंदाज पर बात की, फिर समावेशी शिक्षा की जरूरत और अहमियत को जाना, और आखिर में मूल्यांकन के जो नए तरीके हैं जैसे सीसीई, उनकी बात की। हाँ, और ये सारी बातें सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता और शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बना सकें जहां वो खुलकर सीख सके, आगे बढ़ सके, अपनी पूरी क्षमता को पा सके। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि बच्चे के विकास के लिए सामाजिक मेलजोल और आसपास का माहौल कितना जरूरी है ना। बिल्कुल। तो फिर आज का जो डिजिटल दौर है, जहां बच्चे स्क्रीन पर इतना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा? शायद ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें पारंपरिक सिद्धांतों के साथ साथ आज के बदलते हुए संदर्भ में भी खोजना होगा।